सभी को हर हर महादेव। मैं आपका टीचर सोनू जंगड़ी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ यूनिवर्सिटी पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग की क्लास शुरू कर रहे हैं। रीजनिंग की बुक हमारी अरिहंत कंपनी की मास्टर रीजनिंग के नाम से जो भी बुक है ये है, और इसको ही हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आपने लगातार जुड़े रहना है सेल्फ यूनिवर्सिटी के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप रीजनिंग और मैथ और भी सब्जेक्ट लगातार चलने वाले हैं, 2 सब्जेक्ट आपके कंटिन्यू चल रहे हैं। आज से रीजनिंग शुरू हो गया और बेसिक क्लासें अलग से चल रही हैं, और RS अग्रवाल का मैथ है जो वो अलग से चला हुआ है। तो दोस्तों, सभी छात्र व छात्राओं ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सभी बुक जो भी बुक आपको बताई गई है RS अग्रवाल की, जो मैथ करवाया जाएगा, मास्टर रीजनिंग अरिहंत का जो बुक है वो रीजनिंग की वो कंप्लीट करवाई जाएगी, और जीके आपको बता दी जाएगी। वो बुक नहीं, आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस एक तरह का करवाया जाएगा, ठीक है। और NCERT की बुकें जो हरियाणा जीके की लगा लो, नेशनल जीके की जो हम पढ़ते आए हैं NCERT की बुकें, वो 6 से 12 तक आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी। चाहे आप जितना मैं जानता हूं उतना ही आपको बताऊंगा, आपको ज्ञान दूंगा, और कोशिश करूंगा आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हों। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आपने अगर 6 क्लास से 12 तक की NCERT का जो बैच शुरू करेंगे, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया, नेशनल जीके अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और आपको बिल्कुल आसान शब्दों में और आसान कंसेप्टों में, आसान तरीकों से आपको कंप्लीट करवाएंगे 6 क्लास से 12 तक NCERT की बुकें, ठीक है। इसके अलावा साइंस की बुक रहेगी, वो आपको बुक बता दी जाएगी। उसके लिए स्पेशल बुक लेंगे, ल्यूसेंट की पढ़ाएंगे या और अन्य कोई बुक लेके आएंगे स्पेशल, तो उसमें जिसमें आपकी सभी कंसेप्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्लियर हो वो करवाए जाएंगे। और आज आपने रीजनिंग की क्लास पढ़कर देखनी है, फर्स्ट क्लास है, और पहला जो लेसन है वो है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। तो आज हम इसको ही शुरू कर रहे हैं, पहली क्लास है, पढ़कर देखना। रीजनिंग बहुत वैसे इंटरेस्टेड होती है, अपना माइंड थोड़ा सा दिखाना होता है और अपने आप क्वेश्चन हल हो जाता है। रीजनिंग से घबराना नहीं है, रीजनिंग एक हंसते खेलते खेलते क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लेसन का नाम लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, और इसको अगर इंग्लिश में लिखें तो हम इसको लिखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट। अब हम बढ़ते हैं रीजनिंग की क्लास की ओर और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण नाम से ही पता चलता है, और अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का इंग्लिश में अर्थ है इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। ये हिंदी में वर्णमाला और इंग्लिश में अल्फाबेट आखिर होते क्या है? सभी ने पता है, हरियाणा में तो बोला जाता है कि आपको ABCD आती है, और ABCD का मतलब है A to Z।
शहरों में बोला जाता है, दिल्ली में, यूपी में बोला जाता है A to Z आते हैं, और हरियाणा में बोला जाता है ABCD आते हैं। तो उन्हीं ABCDयों की बात आज हम डिटेल से समझेंगे और रीजनिंग को इन्हीं के साथ सीखेंगे फर्स्ट चैप्टर को। ये नहीं कि सारी रीजनिंग इसी से है, नहीं, ये फर्स्ट चैप्टर है, एक चैप्टर और आएगा और वो भी अल्फाबेट पर आधारित है, इसलिए आपने फर्स्ट चैप्टर को ध्यान से समझना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक लाइट ऑफ रहेगी, इसको चालू करते हैं। इस टाइम वेस्ट के लिए क्षमा चाहते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। जो ये A to Z होते हैं दोस्तों, ये कौन से होते हैं? आइए दोबारा से लिखना शुरू करते हैं। नर्सरी क्लास में बैठते हैं एक बार। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW, जगह कम पड़ेगी दोस्तों, YZ, X वही आना। तो दोस्तों अब हम इनकी काउंटिंग करना शुरू करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। जिसको नहीं पता था वो हमें अब पता लग गया। जिस भी बच्चे को नहीं पता था कि A to Z अर्थात हरियाणा के शब्दों में बोला जाए कि ABCD कितनी होती है, तो हमने आज इनकी गिनती कर ली है। बताओ कितनी होगी टोटल? 26 अर्थात 26। तो कितनी होगी? 26। अब इन जो ये ABCD हैं, A to Z हैं, A से Z तक हैं, वो आखिर हमारे क्या हैं? बहुत से बच्चे यहां पर अल्फाबेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स, जो कि गलत है, क्योंकि वर्णमाला, अल्फाबेट का अर्थ होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। और वर्णमाला तो हमारी क्या है इंग्लिश में? एक है। वर्णमाला तो एक है, लेकिन एस किसके पीछे लगता है? बहुवचन के पीछे। आखिर ये जो वर्णमाला है हमारी, वो क्या, इसके अंदर क्या है? इनको क्या बोलते हैं फिर? ये ABCDEFG ये अल्फाबेट्स नहीं है, ये हमारे लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं, लेटर्स। ठीक है, क्या होते हैं? लेटर्स। अब हम इन लेटर्स को पढ़ेंगे, और लेटर्स कितने हैं? ये लेटर्स हमारे अभी गिनती की थी, कितने हैं? 26। लेटर्स का अर्थ होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। इंग्लिश में, इंग्लिश की भाषा में ये वर्ण, और इस वर्ण को पूरे कंप्लीट अल्फाबेट बोलते हैं, इस पूरी 26 को। ठीक है, इस पूरे भाग को 26 को हम जितने भी लेटर्स हैं उनको एक नाम दिया गया, उस नाम का है अल्फाबेट, और ये 26 हम लेटर्स बोलेंगे। क्लियर? अब इन लेटर्स को दो पार्टों में डिवाइड किया है, अर्थात इस अल्फाबेट अर्थात वर्णमाला को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, जैसे हिंदी में किया था। हिंदी में आपने सुना है स्वर और व्यंजन। क्या क्या सुना है? स्वर तथा व्यंजन। और ये स्वर तथा व्यंजन क्या इंग्लिश में भी होते हैं?
हाँ, ये इंग्लिश में भी होते हैं। स्वर को, अगर स्वर की डेफिनेशन को समझें तो स्वर क्या होते हैं? जो बिना किसी अन्य वर्ण के बोले जाए या जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए। रूप से बोले जाए, उनको क्या कहते हैं? स्वर। जिनको बोलने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन व्यंजन, व्यंजन को हम बोलते हैं, व्यंजन को क्या बोलते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन को, स्वर को बोलते हैं इंग्लिश में वोवल्स। क्या बोलते हैं? वोवल्स। और इंग्लिश में व्यंजन को बोलते हम कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। किसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स? व्यंजन को। अब हम इनके अंदर से निकालेंगे इंग्लिश के स्वर और व्यंजन को। कैसे निकालेंगे? कौन से होते हैं? आइए समझते हैं। यहां पे लिखते हैं हम वोवल्स, और बोले तो हिंदी में स्वर। ठीक है। इनमें से ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारी मात्राएं होती है। इंग्लिश में ये स्वर बोले जाते हैं। इन्हीं के व्यंजनों को इन्हीं के माध्यम से कंप्लीट किया जाता है, इन स्वरों के माध्यम से। ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनकी संख्या गिनो, कितनी होगी? इनकी संख्या होगी हमारे पास 5। कितनी होगी? 5। गिनती कर लो, करो गिनती। 1 2 3 4 5। तो आपने स्वरों को ध्यान रखना है। 26 वर्णों में, जो इंग्लिश के 26 वर्ण हैं अर्थात लेटर्स हैं, उनमें हमारे जो 5 स्वर हैं, वोवल्स हैं, वो ए, ई, आई, ओ, यू हैं। इनको छोड़कर जो 26 में से, इनको छोड़कर, पांचों को छोड़कर जो 21 बचते हैं, सिर्फ इनको छोड़कर 21 बचते हैं, अर्थात 21 बचते हैं, वही हमारे कॉन्सोनेंट्स अर्थात व्यंजन होते हैं। क्लियर? इतनी हमने इतना पता लग गया कि इनको छोड़कर जितने बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स बचते हैं, और उनकी संख्या 21 होती है। कौन से हैं वो 21? एक तो हमने ए काट दिया, उसके बाद ई काट दिया, फिर आई काट दिया, और फिर ओ काट दिया, और फिर यू काट दिया। इनको छोड़कर, ये एक वाई जेड होता है इसमें 26 में, एक्स का घनवाना। तो इनको छोड़कर जो हमने काटे हैं, क्योंकि ये क्या है? ये हमारे वोवल्स हैं, स्वर हैं। इनको छोड़कर जितने भी बच गए हमारे, वो 21 कॉन्सोनेंट्स बच गए। कितने बच गए? 21। और क्या बच गए? कॉन्सोनेंट्स, अर्थात हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? व्यंजन बोलते हैं। अब हमने इन स्वर और व्यंजन अर्थात एक ये जो अल्फाबेट है 26 लेटर्स की, हमने इन्हीं के साथ खेलना है और इन्हीं के दाएं बाएं पक्ष को जानना है। और दाएं बाएं पक्ष को अगर जिसने जान लिया तो उसके लिए चैप्टर आसान हो गया, और वो अपने आप ही सम को निकालना शुरू कर देगा। तो आपने बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं रीजनिंग की फर्स्ट क्लास। ये जो मान लीजिए, ये तो एक आपकी बेसिक ही था जो आप नर्सरी में पढ़कर आए हैं। अब हम टॉपिक पे चलते हैं
जो हमारा टॉपिक है। अब हमने इनको दोबारा लिखना है और एक ही लाइन में लिखना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और ये हमारे कितने हो गए? 26 हो गए। चौबीस, 25 और 26, ये हमने काउंटिंग दोबारा से कर दी इनकी। अब हमने ध्यान रखना है इनकी टोटल संख्या हमारे को याद रहना चाहिए हर टाइम कितनी होती है? 26। और मैंने बताया वोवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। और व्यंजन कितने होते हैं अर्थात कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। और ए ई आई ओ यू को छोड़कर शेष बचे अल्फाबेट में लेटर्स हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स अर्थात व्यंजन कहलाते हैं। ये भी आपने ध्यान हमेशा रखना है। तो अब हम अगर आपसे कोई एक बार चर्चा करते हैं इस चैप्टर के आखिर किन किन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, आखिर कैसे कैसे हमने क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे कि एन की बाईं ओर कौन सा वर्ण है अर्थात लेटर्स हैं, तो आप सोचोगे। आपने अगर ये नहीं पता कि बायां कौन सा है या दायां कौन सा है, अगर आपको एन के दाएं पूछ लिया तब आपको पता नहीं कि जब मेरे को तो यही नहीं पता कि मेरा दायां बायां कौन सा है, तो हम वर्णों के दाएं बाएं को कैसे बताएंगे। तो आइए हम पहले इसी को कवर करते हैं। अब पहली बात तो हम आपको बता दें अपना दायां और बायां कौन सा होता है। जिस ये राइट साइड का हाथ होता है जिससे लगभग सभी लिखते हैं अर्थात हरियाणा में सज्जा और खब्बा बोला जाता है। आपके यहां क्या बोला जाता है वो भी कमेंट में करके बताएं। और आप का सज्जा और खब्बा हाथ, सज्जा हमारा होता है राइट साइड यानी कि दायां पक्ष, और खब्बा होता है बायां पक्ष लेफ्ट साइड। और वो कब होता है? जब हम जैसे हमने ये ए लिख, यहां पे सी लिख, डी लिख लो, चलो ये डी लिख लिया, ये नहीं कि अब डी मेरे पीछे लिखा है और मैं आपके सामने खड़ा हूं और ये हाथ ऐसे कर दिए मैंने, ये हमारा दायां हो गया और ये हमारा बायां, ये तो हाथ हमारा हो गया। और अगर इसका पूछा जाए तो मैंने मैथ की क्लास में मैंने ये बोला था कि हमारा दायां और वर्ण का या किसी भी अक्षर का या संख्या का दायां बायां सेम होता है। वो कब सेम होता है? जब हम उस अक्षर संख्या के सामने खड़े हैं अर्थात उसको देख रहे हैं। अब हमारा ये देखो, ये हमारा दायां होगा, ये हमारा बायां होगा। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा जब हम उस अक्षर को देख रहे हैं, उस संख्या की ओर देख रहे हैं, मान लिया हम 8 को देख रहे हैं, ऐसे खड़े हैं, अब हमारा और वर्ण का संख्या का सेम होगा। ठीक है, ये मैंने मैथ की क्लास में आपको संपूर्ण जानकारी दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं तो इधर क्या आएंगे? 7 6 5 4 3 2 1, और इधर 9 10 11 12 13 ऐसे। तो अब मैं पूछूं कि 8 की दाईं ओर क्या है, तो 8 का दाईं ओर होगा 9, 8 का दाईं ओर क्या होगा? 9। और अगर मैं पूछूं 8 की बाईं ओर 7, तो ऐसे ही हम
इस लेटर्स का बता देंगे। ये लेटर क्या है? डी है। क्या है ये? कौन सा वर्ण है? डी। और इससे पहले क्या आता है? इससे पहले सी और इसके बाद ई। देख डी का है, ये रहा। इसके बाद ई और इसके पहले सी, ये आ गया। उसके बाद बी, ए, उसके बाद ई के बाद एफ, जी। अगर हम इसके पूछें कि डी के दाईं तरफ क्या है, तो डी के दाईं तरफ हम बोलेंगे ई है। अगर हम बाईं तरफ बोले तो हमें बोलना है सी है। आपने पता लग ही गया होगा कि अगर हमने एक लाइन में इंग्लिश अल्फाबेट को लिख दिया, 26 लेटर को लिख दिया, तो हमारा इधर वाला पक्ष दायां होगा और इधर वाला पक्ष हमारा कौन सा होगा? बायां होगा। क्या होगा? बायां होगा। तो हम अब ये बता सकते हैं कि पी के, अब पी वर्ण की दाईं ओर क्या है? क्यू है। और बाईं ओर पी के ओ है। तो हमने अगर ये तो यहां पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, अगर हमसे पूछा जाए, अगर हमसे बिना लेटर से लिखे पूछा जाए, क्या हम तब बता देंगे? तो उसी के या उसी क्वेश्चन को हल करने, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए ही हम अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण को समझेंगे। दोस्तों बिल्कुल डिटेल से आपको समझा रहा हूं, बोर मत होना, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं और आपने बिल्कुल गहराई से ही समझना है, ठीक है, ताकि आपके हर कंसेप्ट, हर टॉपिक और हर माइंड की कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो अब हमें ये पता लग गया, अगर हम मान लीजिए यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, यहां कोई लड़का है, ठीक है, ये कोई लड़का है मोहन नाम का, और यहां कोई लड़का है सोहन नाम का। ये अगर कोई लड़का सोहन नाम का है और ये मोहन नाम का है, अगर हम इसकी ओर जाएंगे, अगर हम इसकी ओर जाएंगे तो ये सोहन मोहन की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब सोहन से मोहन की ओर, सोहन से मोहन की ओर। और मोहन अगर सोहन की तरफ आएगा तो हम क्या बोलेंगे? मोहन से सोहन की ओर, मोहन से सोहन की ओर। क्लियर? अगर हम, वही बात है, अगर ए इधर आ रहा है, ए इधर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? दाईं तरफ, बाएं से दाईं तरफ। और अगर कोई इधर आ रहा है तो हम बोलेंगे दाएं से बाईं तरफ, दाएं से, क्योंकि दाएं से चला बाईं तरफ चल रहा है, दाएं से बाईं तरफ। और अगर बाएं से चल के दाईं तरफ जा रहा है, क्योंकि यहीं से चल सकता है ना, लास्ट यानी कि लेटर फर्स्ट तो यही है ना इंग्लिश का, तो यहीं से चलेगा बंदा, यहां से जाएगा दाईं तरफ जाएगा, बाएं से दाईं तरफ। और अगर यहां से चलेगा लास्ट जो जेड होता है, तो ये कौन सा पक्ष है? दायां, दाएं से बाईं तरफ। ये मेन बात है, आपने याद रखनी है। क्लियर? अब हमने पहले इसको बताया था कि दो भागों में बांटा, स्वर और व्यंजन, लेकिन हमने वर्ण का प्लेस अर्थात स्थान बताने के लिए इसको दो भागों में कंप्लीट डिवाइड कर दिया। टोटल कितने थे? 26। एक में 13 और दूसरे में 13 की हाफ हाफ बना दिए। तो किसको कैसे बोला जाता है? इसके दो पक्ष बनाए गए। कौन से पक्ष बनाए गए? और पक्ष का नाम रखा गया अर्धांश। अर्धांश का मतलब क्या है? किसी भी चीज का, ये कोई फल है, नाशपाती है, अगर इसको हमने बराबर हिस्से में काट दिया,
ये पूरा अंश माना जाएगा, ये पूरा अंश था और इसको आधा काटने के बाद क्या है, ये अर्धांश बन गया। तो वही हमारा ये पूरा अल्फाबेट है जो 26 लेटर्स का, इसको अगर हाफ बांटेंगे, ये पूरा हमने अंश मान लिया कि ये पूरा अंश है और हाफ किया तो इसको बोलेंगे अर्धांश। और हाफ कब होगा, जब 13 लेटर्स अर्थात 13 वर्ण इंग्लिश के एक पक्ष में होंगे और 13 वर्ण हमारे दूसरे पक्ष में होंगे, ठीक है। और ये 13 लेटर्स जो बांटे गए हैं वो इसी क्रम में बांटे गए हैं, ऐसे A B C D E F G H I J K L M, M तक है ना 13 लेटर्स, इनकी गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब दोबारा से यहीं से शुरू करते हैं हम, N O P Q R S T U V W X Y Z, और इनकी गिनती यहां से शुरू करेंगे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। क्लियर। अब हम इसको सीधे क्रम में बोलेंगे, सीधे क्रम में बाएं से सीधे क्रम में अर्धांश लिखो यहां पे, अभी तो अर्धांश। और ये बाएं से हमारा क्या चला हुआ है, दाएं की तरफ, ए से हम जेड की तरफ चल रहे हैं, है ना। फर्स्ट यही था ना, बाएं से दाएं तरफ। ये फर्स्ट यहां मैंने बताया बायां है, कौन सा है, बायां। हमने सिर्फ 2 भागों में ही बांटा है और इसको हम बाएं से दाएं की तरफ ही मानेंगे, बाएं से दाएं तरफ ही मानेंगे। क्लियर। अब हमने, अगर ये तो हो गया हमारा सीधा क्रम, अगर हम इसको उल्टा क्रम करें तो कैसे करेंगे, ये हर बात रीजनिंग की जो क्लास है ये टोटली नोट होनी चाहिए आपके पास, इसमें कोई लापरवाही ना करना। लापरवाही करते ही एकदम से माइंड से सभी बातें उठ जाएंगी। जैसे किसी भी इलेक्ट्रिकल कोई प्लेट होती हैं, जैसे सीपीयू के अंदर लगाओ, जो मदरबोर्ड होता है, जो बोर्ड होता है, एक कोई फॉल्ट आता है तो उड़ जाते हैं सभी कुछ, या कोई भी एलईडी का लगाओ, कुछ भी लगाओ, वैसे ही आपके माइंड से उड़ जाएगा। अगर कुछ भी कंसेप्ट आपने माइंड से हटा दिया तो टोटल कवर करने के लिए आपने नोट करनी है हर बुक, ठीक है। तो अब हमने विपरीत क्रम में लिखना है, विपरीत या छोटी बड़ी या की मात्रा से विपरीत क्रम, विपरीत क्रम में हमने वैसे ही लिखना है। विपरीत क्रम का अर्थ क्या होता है, विपरीत का क्या अर्थ है, विपरीत का अर्थ होता है उल्टा। तो उल्टा कहां से, कैसे पढ़ते आए हम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ऐसे पढ़ते आए हैं। और उल्टा कैसे होगा, उल्टा कैसे होगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर, ऐसे हम क्या करते हैं, ये उल्टा क्रम होता है। और इसी को हमने विपरीत क्रम में अगर कोई पूछता है तो हमारा क्या होता है, विपरीत क्रम में बाएं से दाएं। इसका मतलब हमने क्या है, चलना फिर भी बाएं से दाएं है, सिर्फ उसने बोला विपरीत क्रम में उल्टा। कोई उल्टा भी क्वेश्चन आगे ये भी तो आएंगे ना, अगर आपको नहीं पता बता दूं, आगे क्वेश्चन हमने ये भी हल करने हैं कि अगर वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए अर्थात उल्टा लिखा जाए तो हमें बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपने बताना है। अगर विपरीत क्रम में इसका उल्टा कर दो, जेड वाई एक्स
उसके बाद डब्ल्यू वी यू, उसके बाद टी एस आर क्यू पी ओ एन, ये हमारा एक अर्धांश होगा। उसके बाद एम, उसके बाद एल के, इसका विपरीत करो, जे आई, उसके बाद एच, उसके बाद जी, फिर एफ, फिर ई, फिर डी, और फिर उसके बाद सी बी ई। क्रम अब यहां से 26 शुरू नहीं करना, यहां से 26 शुरू नहीं करना, यहां से शुरू करना एक, क्योंकि हमने उसके लिए तो विपरीत क्रम लिख दिया है। अब हमारी गिनती एक जेड से शुरू होगी, क्योंकि हमने विपरीत क्रम को लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। और कौन सा क्रम है ये? क्रम विपरीत है, लेकिन हम कैसे कहेंगे, कहां से चले? चले हम अब भी बाएं से, चले अब भी हम बाएं से हैं। और विपरीत क्रम में हमारा ये क्या है, ये विपरीत क्रम में फर्स्ट अर्धांश है, प्रथम अर्धांश जैसे पहले वाला बनाया था, और ये हमारा द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। मैंने वो स्पेशल लिखना याद नहीं रहा, लेकिन जो पिछली बार लिखवाया था, जो सीधे क्रम में लिखवाया था, वो भी बाएं से दाएं था। और फर्स्ट को हम प्रथम अर्धांश सीधे क्रम में बोलेंगे, और द्वितीय को दूसरे सीधे क्रम में दूसरा अर्धांश बोलेंगे। ये भी हम आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। और विपरीत क्रम में हम जेड से एन तक को बाएं से दाएं तरफ बोलेंगे प्रथम अर्धांश को, और यहाँ पे एम से ए तक को हम द्वितीय अर्धांश बोलेंगे विपरीत क्रम में। क्लियर? इतनी क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें एक फॉर्मूला याद करना है। क्या करना है? एक फॉर्मूला याद करना है। वो फॉर्मूला आपने माइंड में कंप्लीटली लाइफ टाइम के लिए बैठा लेना है। क्या करना है? लाइफ टाइम के लिए माइंड में बैठा लेना है एक तरफ। जब भी हम रीजनिंग के अल्फाबेट के क्वेश्चन याद करेंगे या क्वेश्चन को हल करेंगे, तो हमें उस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। और कैसे पड़ेगी वो भी हम सीखते हैं। तो आइए चलते हैं। उस फॉर्मूले का नाम है EJOTY। इजोटी ये एक फॉर्मूला है, इजोटी नाम का। इतना ही फॉर्मूला है, यही याद रखना है। क्या है? इजोटी। इस फॉर्मूले में क्या छिपा हुआ है? इस फॉर्मूले में छिपा हुआ है कि ये प्रत्येक वर्ण एक दूसरे के 5-5 अंतर पर हैं। कितने अंतर पर हैं ये? 5-5 अंतर पर। कहने का मतलब अगर हम 1 से गिनती करते हैं और ई को देखें, तो ए से ई तक का अंतर कितना हुआ? 5। गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, तो कितने पे आया ये? 5 पे। कितने पे आया? 5 पे। अब अगला क्या? जे 1 2 3 4 5, ये भी 5 पे। छोड़ना होता है जो जिससे हम गिनती करते हैं, ये भी अल्फाबेट में एक मेन पॉइंट है जिससे हम गिनती करते हैं। ये आगे हम पॉइंट लिखवाएंगे। जिससे हम गिनती करते हैं उसको हम छोड़ते हैं। क्लियर? कहने का मतलब 5 10 15 20 25, और टोटल इंग्लिश जो अल्फाबेट है उसमें लेटर्स कितने होते हैं? 26। अगर अब हमसे पूछा जाए, अब कोई क्वेश्चन पूछ ले हमसे, एक फर्स्ट क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला का, जो इसी चैप्टर का
प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली जो एक्सरसाइज है 1.1, इसी का अगर फर्स्ट क्वेश्चन हम हल करें, इसने बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां है। क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, ये जो दोस्तों लिख रहा हूं ना मैं, ये टाइम बचाने के लिए आपने चैनल को सपोर्ट करना है, ताकि मैं आपको डिजिटल बोर्ड ला के, और ये टाइम जो मैं लिखने का वेस्ट कर रहा हूं वो आपका बचा सकूं। और वैसे लिखकर आपको जल्दी याद होता है, ये पुरानी परंपरा है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं, उनसे पूछ के देखो, जब हम साथ के साथ लिखते हैं ना तो हमें याद होता है वो चीज। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम कम है तो चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं लाइव पढ़ा सकूं। अब तो मैंने पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसमें काम करना पड़ता है। अब कल जो मैथ की क्लास कर रहे थे उसमें चलते चलते स्टोरेज खत्म होगी और वो वीडियो वही होगी, फिर उसमें एक दो शब्द फालतू बोला गया था, फिर उसको काटा, फिर अपलोड की, ऐसे ऐसे। ताकि लाइव पढ़ाऊं मैं आपको, तो इसलिए चैनल को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, और हौसला बधाई के लिए लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि मैं स्पेशल टाइम चैनल को दूं और आप की सफलता में थोड़ा सा योगदान अपना करूं। ठीक है, तो मैंने लिखा कौन सा अक्षर बाईं ओर से कौन सा है, 15वां अक्षर है। ये हमारा एक क्वेश्चन है और हमें उत्तर दिया गया है, उत्तर भी लिख ही लेंगे। ऑब्जेक्ट दिए हैं अंश्वर, ए तो एन दे दिया, दूसरे को दे दिया ओ, और तीसरे पॉइंट दे दिया पी, और फोर्थ पे दे दिया डी पॉइंट। अब हमने इसको हल करना है, और अगर हम इस फॉर्मूले को याद करते हैं, अगर हमने इस फॉर्मूले को याद कर लिया तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो गया ऐसे बताने के लिए। कैसे? क्योंकि हम इन्हें बताया अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां अक्षर है। कहने का मतलब बाईं ओर से मतलब सीधा क्रम है। बाईं ओर से मतलब क्या होता है? सीधा क्रम, जैसे हम पढ़ते आए ए बी सी डी ई एफ जी, और दाईं ओर से हमारा उल्टा क्रम हो जाता है, यही फर्क है। लेकिन इसने तो सीधा ही क्रम बोला, आपको माइंड कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, आपको विचराने के लिए बाईं ओर लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए आपने विचरना नहीं, दाईं बाईं में। बाईं हमारा जैसे हम पढ़ते आए हैं क्रम ए बी सी डी वैसा ही है, और हमने बताना है कि 15वां अक्षर क्या होगा। 15वां अक्षर क्या होगा? अब हमने क्या करें, हमने अगर ये फॉर्मूला याद है इजोटी वाला, तो हमने पता है कि 15वां अक्षर क्या है। 15वें का मतलब ई जे ओ, 5 का अंतर। ठीक है, तो कितना हुआ, कौन से पॉइंट ई जे ओ कौन सा 15वें पे है, और 5 का अंतर है, तो हमने डायरेक्ट बता देना है कि ये ओ आंसर है। अगर हमारे पास यही यहां से 17 आ गया, 17वां अक्षर आ गया, आप बोलोगे ये कैसे बताएंगे, ये तो इस फॉर्मूले में नहीं है कि ये तो 15 है 20 है, उसके बीच में आ रहा है, तो ये कैसे बताएंगे। अब हमने ये ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके नहीं पढ़ना, हमने फॉर्मूला यूज करना है 15, सीधा 15 पे हमें पता होना चाहिए ओ है, और उसमें 15 के बाद क्या आता है 16 17, यानी कि 15 में कितना जोड़ा 2, तभी 17 बना ना। तो हमने ओ में 2 अक्षर ही तो जोड़ने, कौन सा है पी और क्यू, जोड़े तो जो दूसरा 17वां, यानी कि 15वां हमारा ओ था, 16वां पी हो गया, 17वां हमारा ये हो गया। जब हमने ये नहीं पढ़ना यहां से कि हमने 15 से पहले पढ़ते लाना ए बी सी डी, ऐसे नहीं पढ़ना, तब तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट हो गया तो हमारा फायदा क्या है।
तब तक तो 2-3 क्वेश्चन हल कर दोगे। ऐसे पढ़ने में तो ABCDE ऐसे नहीं पढ़ना, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। इजोटी अगर हमसे पूछा जाए कि 11वां अक्षर क्या है या 12वां अक्षर क्या है, 13वां अक्षर क्या है, तो हमने कैसे बताना। अब हमने देखो 13वां अक्षर बताना है, हम पहले किस पे जाएंगे, यानी कि 15 तो ज्यादा हो गया और 10 + 3, 10 + 3 तो 10 क्या है, जी है। उसके बाद 3 जोड़ना है, 10 में 3 जोड़ा, ये एल है। 13वां अक्षर क्या होगा, एम हो गया। ऐसे लगाना, और ये कब होगा, जब आपको इजोटी वाला फॉर्मूला याद होगा। ऐसे क्वेश्चन आप तभी हल कर पाओगे। इतनी बातें कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक हमें बताता है कि इन वर्णों के एक विपरीत अक्षर माने जाते हैं, कि हर वर्ण का एक विपरीत अक्षर है, और वो हमें कैसे बताया गया है। क्योंकि मैंने 2 अर्धांश लिखवाए हैं, 2 अर्धांश लिखवाए ना, और उसमें से ही अगर हर वर्ण का एक विपरीत अक्षर बना दिया इन्होंने, और वो कैसे हमने याद रखना है और किस तरह से क्या करना है, वो हम अब चर्चा करेंगे। वीडियो शायद लंबी हो गई ज्यादा, और हम सिर्फ आज के लिए यही टॉपिक विपरीत अक्षर तक ही खत्म करेंगे आज के लिए, ठीक है। देखो मैं साथ के साथ टॉपिक देख रहा हूं बच्चों कि कौन सा टॉपिक आगे है, कंप्लीट बुक ही करवा रहा हूं आपसे, बीच में कुछ नहीं छोड़ रहा, ठीक है। इसमें फॉर्मूला एक सफिलोरक्स का भी दे रखा, उसमें ज्यादा बिचड़ जाओगे आप, इसलिए मैं इजोटी का फॉर्मूला ही आपको बता रहा हूं कि इजोटी ही आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। अब हम विपरीत अक्षर को पढ़ेंगे। विपरीत अक्षर का मतलब कि विपरीत अक्षर हमारे कौन से होते हैं। विपरीत अक्षर हर वर्ण का विपरीत अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला में। कैसे है, सबसे पहले हमने देखना कि ये 26 है, और 26 का मतलब जब इनको हाफ हाफ करके एक दूसरे के बराबर रखेंगे तभी विपरीत होगा। अगर 27 होते तो समझ 13 के तो कंप्लीट विपरीत अक्षर हो जाते, एक बच जाता, लेकिन ये 26 है, इसलिए हमने हाफ हाफ करके इनका विपरीत अक्षर बनाया है। और बनाने वाले ने जब विपरीत अक्षर बनाया तो किस क्रम में बनाया, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 13 तक की काउंटिंग करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8, यहां लिख लो आगे 9 10 11 12 13। अब हमने ये काउंटिंग लिखी है क्योंकि ये हाफ है, और हर वर्ण का विपरीत अक्षर ढूंढेंगे तो हाफ ही होगा, क्योंकि वो हाफ तो उसके साथ ही लग जाएगा। अब यहां से शुरू करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, लिख दिया। अब हमने इसका विपरीत अक्षर ढूंढना। विपरीत अक्षर यहां से जो एम है ना, यहां से उल्टा कर दो, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, सॉरी यहां पे एन आएगा, वो नहीं आएगा, ये गलती होगा, सॉरी मैंने तो चाइना से शुरू कर दिया। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये इसके विपरीत अक्षर हो गए। ये क्या हो गए, इसके विपरीत अक्षर हो गए। हमने अगर कोई पूछे कि ए का विपरीत अक्षर क्या है, ए का विपरीत अक्षर आपने बोलना जेड है।
अगर m का विपरीतक से पूछे तो आपने बोलना n है। और इसको याद कैसे करना, हम ऐसे भी याद कर सकते थे, आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फूल जीटी रोड और हाई स्कूल इंडियन रेलवे जैक क्वीन केपी से कप्तान भी लिख सकते हैं, लो से लव एम से मैन, ऐसे हम याद कर सकते हैं। इसी में दिया गया है फार्मूला याद करने का। और ये कोई लंबी चौड़े, ये मैंने आपको लिखने का भी तरीका बता दिया। यहां से एम के बाद एन आता है, यहां से शुरू कर दो वापस लिखना। और अगर आपको तुरंत बताना है, अगर आपको यही याद करना है, आज बाय 6 इवनिंग ओ ड्यू इवनिंग फुल जीटी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जैक क्वीन केपी और उसके बाद लो और मैन, ये आपका लास्ट है। और एक बात इनमें मेन जो है वो ये है दोस्तों, इनके विपरीत अक्षरों का जोड़ आपस में 27 होता है, 27 होता है। कैसे, एक ये क्या है एक, और ये जेड क्या है हमारा 26 लेटर 26 है, तो हमारा 27 आया। उसके बाद इसका ये 2 हुआ, प्लस में y क्या, ये घट गया यहाँ से 25, तो ये भी कितना हुआ 27 हुआ। ये 3 प्लस 24, ये भी 27 हुआ। ये 4 प्लस 23, ये भी 27 हुआ। और ऐसे ही हमारा घटता टोटल सभी का क्या आएगा, ये 13 और ये 14, ये कितना हुआ 27। तो टोटल जोड़ इनका क्या आता है, विपरीत अक्षरों का टोटल जोड़ हमारा कितना आता है 27। ये भी बात आपने माइंड में बिठानी है और ये सभी बातें आपने याद ही रखनी है, इनमें से भूलना कुछ नहीं है। ये आज की आपकी फर्स्ट रीजनिंग क्लास थी। अगर आपको पढ़कर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, एक आपसे मैं कदम बढ़वाना चाहता हूं, जुड़िए मेरे साथ। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जितनी भी सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैल रही है, सभी के चैनल आप अनसब्सक्राइब अनफॉलो करें, ताकि हमारे देश की संस्कृति बचाई जा सके। ये एक जो रिजल्ट निकल के आएगा, अगर आपने अनसब्सक्राइब किया तो अच्छा होगा, नहीं तो ये अश्लीलता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और दिन पर दिन अगर बढ़ती जा रही है तो भयंकर रिजल्ट बनने वाला है इसका हमारे बच्चों के लिए। हम किसके लिए कामयाब हो रहे हैं, आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को, ताकि अच्छी परवरिश दे इसकी, आपकी अच्छी शादी हो, और शादी होगी बच्चे होंगे तो आप क्या होगा, उनकी कामयाब करने के लिए मेहनत करोगे। अगर वो मेहनत, जब इस टाइम ऐसी अश्लीलता फैल रही है और रिजल्ट ऐसे भयंकर भयंकर आ रहे हैं, तो आपकी क्या पीढ़ी सुरक्षित है, नहीं है। तो आप प्लीज ये कदम बढ़ाइए। जितने भी अश्लीलता फैलाने वाले, चाहे कोई गंदा बोल रहा है या डांस कर रहा है, ज्यादातर तो डांस वालों ने ही अश्लीलता फैला रखी है और ये इसका रिजल्ट बहुत भयंकर निकलने वाला है। इसलिए आप जुड़िए और सोनू की बात मानिए, इनको अनफॉलो करो, जिनने फॉलो कर रखा उनको अनफॉलो करो, ताकि ये बैठे अपने आप ही बैठ जाएंगे। किसी को गाली नहीं देना, किसी को कुछ नहीं देना, बस आपका काम है अनफॉलो और अनसब्सक्राइब कर दो, ये अपने आप बैठ जाएंगे। जब इनको कोई पसंद नहीं करेगा तो कौन क्यों बनाएंगे ये वीडियो, बताओ। ठीक है, तो मैं आपका टीचर सोनू जहांगीर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस नौकरी लगाने वाले ज्ञान के साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता को भी पढ़ें और अपने आसपास पक्षियों को दाना डालें, गौ माता की सेवा करें, अर्थात सभी जीवों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। सभी जीव मनुष्य जाति पर निर्भर होते हैं। अगर अब ये जातियां, जीवों की जातियां, पशु हो चाहे पक्षियों, लुप्त हो रही है, तो ये हमारी नाकामी है और हम अपने फायदे के लिए उन जीवों को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनकी प्रजातियां खत्म कर रहे हैं। और यही कलयुग का मेन, इसी को कलयुग बोलते हैं, समझ लो, इसी को बोलते हैं। अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य गलत कदम उठा रहा है। ठीक है, और ये भारत सोच रहा हम कामयाब हो रहे हैं, तो ये कामयाब नहीं है। अगर कोई किसी प्रकृति को ठेस पहुंचाकर कोई सर्च कर रहा है,
अगर हमारे पास मोबाइल की टेक्नोलॉजी आई है तो ये टेक्नोलॉजी आई है तो नुकसान हमारे पक्षियों को भी हुआ है। टावर लगे हैं तो हमारी गोरैया खत्म हो चुकी है, तो ये नाकामी है। और इसी से आपने देखा भी होगा फिलहाल में जो बारिश का कारण बना है, तो प्रकृति है ये जब अपना रूप दिखाएगी कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। कहीं अग्नि से मरेंगे तो कहीं जल से मरेंगे, कहीं वायु से मरेंगे, कभी विश्व युद्ध होगा तो विश्व युद्ध से मरेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। हमेशा ये आपकी जर्नी मंगलमय होगी अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी भी जीव को ठेस ना पहुंचाए, जीवों की देखभाल करें, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ें ताकि आपको जीवन जीने का ज्ञान प्राप्त हो। और आप इस नौकरी लगाने वाले ज्ञान से, ये सिर्फ पेट पालने वाली भूमिका है, और ये पेट पालने वाली भूमिका पैसा हर कोई भी किसी भी टाइम किसी के माध्यम से कमा सकता, गलत काम के लिए भी कमा सकता, लेकिन एक ज्ञान, हमारा मन संतुष्ट नहीं होगा कभी। ठीक है, तो अपना मन संतुष्ट करने के लिए, खुशी पाने के लिए, हर जगह से खुशी ही खुशी आएगी अगर आप भगवान में ध्यान रखेंगे और सभी जीवों की देखभाल करेंगे, अपनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और ऑक्सीजन के लिए पेड़ अवश्य लगाएं। जय हिंद, जय भारत, आपकी यात्रा मंगलमय हो। महादेव सभी जीवों का मंगल करें। हर हर महादेव, हमेशा खुश रहें। जय हिंद।